friends, welcome back to my channel Study with Sony. Friends, today I came up with one more interesting and fascinating story, The Kite Maker. This story is written by very renowned author Ruskin Bond. Friends, इस स्टोरी में टोटल 2 कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर अली है जो कि एक 11-12 साल का लड़का है. दूसरा कैरेक्टर महमूद जो कि अली के दादाजी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है. फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट होती है. गली रामनाथ में एक पेड़ था. वह बरगद का पेड़ पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच से निकला हुआ था. अली की पतंग उसकी टहनियों में जाकर के फंस गई थी. फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंचा. उसके दादाजी उस समय घर में बने पीछे के आंगन पे बैठ करके धूप सेक रहे थे. लड़के ने पुकारा, दादा जान, देखो ना, मेरी पतंग चली गई. बूढ़े दादाजी एकदम सपने से झटके से उठे. उन्होंने अपना सर उठाया और उनकी बहुत बड़ी सी दाढ़ी देखने को मिलती है जो कि सफ़ेद होनी चाहिए पर वह लाल दिख रही थी मेहंदी में रंगे होने की वजह से. क्या मांझा टूट गया है? दादाजी ने पूछा. फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है? तब अली कहता है, नहीं दादा जान, मेरी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है. यह सुनकर दादाजी जोर जोर से हंसने लगे. फिर उन्होंने कहा, तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना अभी तक नहीं आया है, पर मुश्किल तो इस बात की है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर तुम्हें एक नई पतंग ज़रूर दे सकता हूँ. तभी दादाजी ने उसी समय पतले कागज़ और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रख दी. गुलाबी रंग की हरे पूंछ वाली यह पतंग थी. दादाजी ने वह पतंग अली को दे दी और अली ने अपने नन्हे पंजों के बल पर उचक कर दादाजी का पोपला चेहरा चूम लिया. फिर वह कहता है, इस पतंग को नहीं खोऊंगा, सच में, और मेरी पतंग अब तक चिड़िया जैसी उड़ेगी. और अपनी एड़ियों पर घूमकर कूदता हुआ आंगन के बाहर निकल जाता है. और उसके दादाजी फिर से धूप में बैठ कर के सपने देखने लगते हैं. वे देखते हैं उनकी पतंगों की दुकान कब की ख़त्म हो चुकी थी. एक कबाड़ी ने वह जगह खरीद ली थी. अपना दिल बहलाने के लिए वह पतंगे अभी भी बनाया करते थे, जिससे उनके पोते का फ़ायदा होता था. बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे. बड़े तो इन्हें बहुत ही मामूली चीज़ मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखना पसंद करते थे. सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पतंग उड़ाने के लिए अब कोई खुली जगह नहीं रह गई थी. जो खुला घास का मैदान था, पुराने किले से लेकर नदी किनारे तक, वह सारा मैदान शहर निकल गया था. दादाजी को पुराना ज़माना याद आता था जब बड़े बड़े लोग पतंग लड़ाते थे. पतंगे आसमान में तेजी से घूमती थी और झपट्टा मारती थी. एक दूसरे के धागे में फंसकर खींचती जाती थी जब तक कि एक पतंग कट नहीं जाती थी. फिर वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्त पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहाँ चली जाती थी. उस समय बाजियां लगती थीं और पैसे हाथ बदलते थे. उस समय पतंगबाजी एक शौक था, वो भी शाही शौक. दादाजी ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे. तब लोगों के पास समय ही समय था, जो कि वह एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज़ के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो. आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं, सिर्फ उम्मीदों की गर्मी के लिए. किसी के पास समय नहीं है.
नाजुक चीज़ें जैसे पतंग उड़ाना या आंख बंद करके सिर्फ सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दिए गए हैं। जब वह जवान था तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में मशहूर था और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगें उन दिनों में 3-4 रुपए में बिक जाया करती थीं। उसे याद था कि एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसे किसी ने कभी जिले में नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलाकार टुकड़े एक हल्के बांस के फ्रेम से जड़े थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया था, जिससे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ को फूला हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसमें आंखों की जगह 2 छोटे गोल शीशे जड़े थे। गोले सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते से थे, और पतंग ऐसी लगती थी मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बड़ा ही कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था और कहने लगे कि वह पतंग तिलस्मी है। तब नवाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई। तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग जमीन से उठी ही नहीं। बस कागज के गोलों ने एक रुआसी व शिकायत भरी सरसराहट की। हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशों की बनी थीं, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज सी लगने लगी। फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन काइट आसमान में उड़ गई। इधर उधर झटपटाते हुए वह ऊपर उठने लगी, ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी से चमकने लगीं। जब यह बहुत ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोर का झटका लगने लगा। महमूद के लड़के ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूट कर निकलना चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आंखों से ओझल हो गई। वह पतंग फिर कभी नहीं मिली और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वह बिल्कुल जीती जागती चीज़ हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बनाकर दी थी। जब वह हवा में उड़ती थी तो वायलिन बजने की आवाज़ उसमें से आती थी। वे आराम भरे खुले दिन थे। अब नवाब तो कुछ साल पहले ही मर चुके थे और उनके वारिस काफ़ी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी ज़माने में पतंग बनाने वालों को आश्रय देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को लोग सहारा देते हैं। पर अब महमूद को गली में कोई नहीं जानता था। गली में अब इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों के मिजाज पुरसी का समय न था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता था। जब अब उसके दिन पूरे होने को आए थे तो कोई भी मिलने नहीं आता। सच तो यह था कि उसके पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदार हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम कर रहा था, दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय वह वहीं था और फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका था। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे वे खुद अब जवान थे और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी याददाश्तों के लिए समय नहीं था। वे एक तेजी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बढ़े चले जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे।
उन्होंने तय कर लिया था, ये दोनों ही हमेशा के लिए इस तरह से जुड़े ज़रूर थे। पर हल्ला गुल्ला मचाती, माथे से पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके आसपास थी, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याओं और अपनी योजनाओं के बारे में बात नहीं करते थे। सिर्फ गर्मियों में कभी कभी कड़ी धूप से बचने के लिए वहाँ खड़े हो जाया करते थे। पर वह छोटा लड़का था ना, महमूद का पोता, महमूद का बेटा पास ही काम करता था। महमूद उस छोटे लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता था और जैसे एक तंदुरुस्त पौधा रोज़ कुछ नई पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बढ़ रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक जैसा है। हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगर हमें कोई चोट न पहुंचाए, भूखा न रखे या काट न डाले। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आंखों में चमक ले आते हैं। बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं। हम टूटती शाखाएं, थके हाथ पैर धूप में फैलाते हैं और फिर एक लंबी सांस खींचकर अपने आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ के जैसा था। उसके हाथ भी छुरियों भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों की तरह। अली तो उस छोटे मिमोसा लाजवंती के पेड़ की तरह था जो कि आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और मिमोसा का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे। सड़क की आवाज़ें धीमी होने लगी। महमूद को लगा शायद उसे नींद आ रही है और वह फिर सपने देखेगा। कभी कभी वह पतंगों के सपने देखता था। एक ऐसी पतंग का जो कि हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती होगी। वह अली के लिए एक बहुत ही गजब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने को उसके पास और क्या ही था। अली की आवाज़ दूर पर सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे क्यों पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई हैं? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादाजी की तरफ बढ़ा। बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी और एक छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे, पर महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज़ सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे जब आपस में रगड़ते थे तब आती थी। अली एकदम से घबरा गया और दरवाजे की तरफ वापस गया। सड़क पर दौड़ता हुआ जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी से उठकर मिमोसा के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकालकर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वह फटी पतंग उस कशमकश से भरे शहर से निकलकर अनजाने नीले आसमान में कहीं चली गई। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना सपोर्ट चैनल को ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।